अच्छा, आगे इन्होंने एक वर्ड मेंशन किया हुआ है स्पेरिंगली सोलुबल। स्पेरिंगली सोलुबल का मतलब है स्लाइटली सोलुबल, बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है वो सोलुबलाइज होंगे और कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनते। ठीक है, एक स्लाइटली सोलुबल होता है, एक स्पेरिंगली सोलुबल होता है। इन दोनों में यही फर्क है कि एक में प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब पता है ना कि छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, लेकिन स्पेरिंगली सोलुबल जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें बबल्स फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन्होंने ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ऑर्गेनिक लिक्विड्स का क्या मतलब है? कल भी बताया था। ऑर्गेनिक जानता, लिक्विड्स मीन माया, जो मतलब जानदार होते हैं ऑर्गेनिक। नहीं, कोई और? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक लिक्विड्स ऐसे होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, शायद और सुनते नहीं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, आपके ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा जी हुआ था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और जी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनको हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड्स होंगे। जी इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिस तरह वाटर है, वाटर में हमारे पास क्या है, H2O है, उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें कार्बन तो नहीं प्रेजेंट ना, उसमें उसकी जगह ऑक्सीजन जी प्रेजेंट है, तो हम उसको ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर। अब इन्होंने कहा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स में सोलुबलाइज हो जाते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, यानी बहुत ज्यादा। सेकेराइड्स, सेकेराइड्स जो है वो सेक्टिन से निकला। सेकेरिन का मतलब होता है शुगर। ठीक है, कुछ ऐसे शुगर कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ वाटर के अंदर ही सोलुबलाइज होते हैं। ठीक है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि उनका वेट जो होता है ना बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत छोटे कंपाउंड में बहुत कम वेट। ठीक है, वो हमारे पास जो होते हैं ना वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, शुगरी टेस्ट के होंगे, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूलर होते हैं वो इतने शुगरी टेस्ट के नहीं होते, जैसा स्टार्च लार्ज होते हैं। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। जी। आगे देखते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमने कल कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, जल्दी से बताए कोई। कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2O H2O, आगे। एंड ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था। अब हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स इसमें कौन कौन सी यूज हो रहे हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एक ग्रुप हमारे पास एल्डो ग्रुप होता है, एक कीटो ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं बेसिक, जो कार्बोहाइड्रेट में यूज किए जाते हैं। अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था कि OH ग्रुप अटैच होता है हमारे पास, और कीटो ग्रुप में CH3 अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि CHO जो लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ, ये क्या बना रहा है, अगर ये ग्रुप अटैच होगा ना, C तो कॉमन है, ये वाला C की बात कर रही हूँ, ये वाला C। ठीक, ये कॉमन होता है दोनों में। अब अगर OH लगा हुआ होगा ना साथ, तो हम कहेंगे कि ये एल्डिहाइड है। अगर उसके साथ C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये लिखते हैं मेरे पास, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप दोनों में कॉमन होगा, कार्बोनाइल ग्रुप। सिर्फ कहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे फर्क आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और एंड पे क्या होगा, OH। इसमें होगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और एंड पे CH3, या फिर R भी लिख सकते हैं। आपको ये मतलब है कि CH3 या उसके आगे कुछ भी लग सकते हैं, CH3, CH2, CH3, इस तरह पूरी चेन होती है। तो वो चेन में से कोई भी चीज जो है वो अटैच हो सकती है। ठीक है, तो वे कीटोन्स। आगे आ जाते हैं सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं, यानी कि किन सोर्सेज से, किन जगह से जो है वो लिए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, और ये प्लांट से ऑब्टेन करते हैं आप लोग। एक सोर्स जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट को, यानी अब हम कह रहे हैं कौन सी खाने की चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन, तो वो हमारे पास होती है सीरियल्स। सीरियल्स कहते हैं अनाज को। ये जो आटा, गंदुम, ये चीजें जो होती है ना, इनके अंदर आपके
आपके पास कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्च इज द अबंडेंट सोर्स ऑफ द सीरियल इन द सीरियल, ठीक है। स्टार्च जो है ना वो इन अनाज के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अच्छा उसके वेजिटेबल्स, ठीक है। तो आ गई कट रही है। क्या इशू है? मैम आपकी आवाज आवाज सही नहीं है। अब आ रही है ठीक? जी ठीक आ रही है, मतलब आपके कभी ना माइक से दूर हो जाती है आवाज, कभी नजदीक आ जाती है। चले माइक स्टेबल। अच्छा कहाँ आ रही सही? वेजिटेबल्स, ठीक है। अभी क्लियर है? जी मैम क्लियर। ओके। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स में हमारे पास है पोटैटो, कैरेट्स, ठीक है। ये चीज जो सोर्सेज होते हैं ना, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को एज इट इज आता है, कुछ चीजें एज इट इज मैं आपको बताती हूँ साथ साथ ये कौन सी चीज उसके हवाले से इम्पोर्टेंट है, कौन सी जो है वो सब्जेक्टिव के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं लिग्यूम्स। लिग्यूम्स हम लोग बेसिकली सीड्स होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट फ्रूट्स के सीड्स होते हैं ना, आप कह लें कि उनको आप लिग्यूम्स कहते हैं। ठीक है, जैसा पीनट्स हैं, ठीक है, सीड लाइक जो आपके पास फूड एग्जिस्ट करती है, जैसा पीनट नहीं है, मूंगफली, ठीक है, वो किस है और अंदर जो वो सीड्स पड़े हुए होते हैं, दाने होते हैं ना उसके अंदर पड़े हुए बीज की तरह के, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने भी फूड्स होते हैं ना, उनको हम लोग लिग्यूम्स में कंसीडर करते हैं, सीड्स लाइक, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट्स। सॉरी, ये लेंटिसल आ गया। लेंटिसल जो होते हैं ये बेसिकली जो आपकी स्टेम होती है ना प्लांट्स की, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसे पोर्स बने हुए होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उन सोर्सेज से यानी उस जगह से भी आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है। अगर हम फ्रूट जितने भी स्वीट या नॉन स्वीट फ्रूट्स, ठीक है, तो एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक बात याद रखिए कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। खास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CH बॉन्ड अटैच है, तो फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, या तो वो साइक्लिक एग्जिस्ट करेगा या चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चेन फॉर्म कौन सी है? ये वाली फॉर्म, ये नजर आ रही है? जी। ये फॉर्म जो है ना चेन है। चेन का क्या मतलब है कि एक जो है कंपाउंड दूसरे से अटैच है, दूसरा तीसरे से अटैच है, ठीक है। इसे पूरी लाइन सी बनाई। साइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब है? गोल होके पूरा एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। एक साइकिल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड था और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया है? साइक्लिक कंपाउंड में। यानी दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको लिख नहीं सकते। ये बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हुए हैं और यहाँ पे क्या है, साइक्लिक चेन कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अटैच हुए हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स आप लोग एज इट इज याद रखते हैं, ठीक है। इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिटर्न, तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे याद रखने थे। ये देखें एक लाइन जो लगी हुई है ना कहीं पे, एक लाइन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे दो लाइनें लगी हुई हों, जिस तरह ये लगा हुआ है C डबल बॉन्ड 1 कार्बन 1 कार्बन 2 4 5, ठीक है। कार्बन 1 के साथ हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल
डबल बॉन्ड का नाम क्या है? कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप है मैम। एक्सीलेंट, ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, याद रखा करें ये छोटी छोटी चीजें, भूला मत करें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को बस इन्होंने गोल कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह साइकिल फॉर्म में जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी कार्बन 1 2 3 4 5 आपने नंबरिंग बिल्कुल इसी तरह करनी होती है। जहाँ पे H लगा H उसी जगह रहेगा, जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है OH उसी जगह रहेगा। जिसमें OH ग्रुप होता है वो कौन सा होता है कंपाउंड? कार्बोनाइल। OH। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O OH कौन सा कंपाउंड है ये? एल्डो है कीटो? ये मैम है दूसरा एल्डो है। ठीक है, एल्डो ग्रुप है। और CH3 केटो के साथ CH3 वाला वो केटो है। कीटो। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है किसी को, कभी पढ़ा हो पहले? C6 से H12O6। इसमें काउंट करें पूरे जल्दी से। 1 2 3 4 23। H कितने हैं? 6 है। H कितने हैं? सारे H कितने हैं? OH वाले भी? बारह हैं। 12 है। O कितने? O5 है। दोबारा गिन। 6 है मैम। पूरे 6 हैं, पूरा ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, C6H12O6 ये हमारे पास जो है ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपसे बनवाऊंगी कैसे? आपके पास जूम पे व्हाइट बोर्ड होता है, उस पे आप लोग को बना के दिखाएंगे सब। ठीक ठीक है मैम। जी। नेक्स्ट आ जाता है अकरेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री सॉरी अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ से निकले हैं, ठीक है, किस जगह से हमने उनको ऑब्टेन किया है बेसिकली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो वाटर के बाद सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, यानी वाटर तो हमें पता है ना कि वो तो नेचुरल है, कंफर्टेड भी नेचुरल सोर्स है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें पता है एबंडेंट का मतलब है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाता है, उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं आपकी नेचर के अंदर। ठीक है, जी। अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आपने क्वांटिटी जोड़ी है, ठीक है, जी। ठीक है, वो अगर आप सेल वॉल के साथ अगर आप सेल वॉल में देखें ना, सेल वॉल क्या होती है? ये सेल के बाहर एक झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। उसमें ऑर्गेनेलिज होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं? सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल और सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में या एनिमल्स में? एनिमल्स में पाई जाती है। सेल बाहर होते हैं, फिर नीचे सेल में भी। नहीं, याद रखें हमेशा सेल वॉल जो होती है ना वो प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्योंकि ठीक है मैम। प्लांट्स में पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट हाँ से सर। एक्सपोज होते हैं। ठीक है, इस वजह से उनमें डबल लेयर होती है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है ना, वो 50 to 80% उसके अंदर जो है वो सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या है? कार्बोज है। कार्बोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है।
ठीक है, यानी उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना वो बेसिकली हमारे पास सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल वॉल ऑफ प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, ये इसकी अकरेंस वहां पे पाई जाती है मोस्ट कॉमनली। अच्छा, आगे हम लोग जो कहते हैं नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस का खुराक बनने का, ठीक है, मैम ये खुराक हम दूसरा माइक ऑफ करवा देंगे ना, शोर आता है। ठीक है। अच्छा, आगे आ रहे हैं कि नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके जरिए से प्लांट्स जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने फूड प्रिपेयर करनी है, जाहिर सी बात है कोई चीज होगी तो वो फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से फूड प्रिपेयर करेंगे? वाटर से। ठीक है, वाटर कहाँ से लेंगे? अंडरग्राउंड से। हमें पता है कि जमीन के नीचे जो है बहुत अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां से वो वाटर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वो इर्द गिर्द का माहौल से लेंगे। कहाँ से लेंगे? जो माहौल और एनवायरनमेंट से लेंगे अपने लीव्स के जरिए, जो कि हम एनिमल्स हो। इंसान क्या इनहेल हाँ करते हैं? जी, इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और और एक्सहेल जो कार्बन। आउट, जो प्लांट्स होते हैं हाँ वो अपोजिट करते हैं। वो ठीक कैसे है, लेते वो जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल किसको करते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है डाइऑक्साइड ले लेंगे। ठीक है, वाटर जो है अंडरग्राउंड यानी उसकी रूट्स तो होती है ना जमीन के अंदर, वहां से जो है वो पानी को खींच लेंगे। ये जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और आपको पता है ग्लूकोज इज अबंडेंट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फूड का जो है ना वो ग्लूकोज होता है। अगर आपको जब कोई बंदा आप देखते हैं कि आपको नजर आ रहा है कोई बेहोश हो रहा है, कोई फेंट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि इसका ग्लूकोज लेवल कम हो गया। आप उसको कोई ऐसी चीज पिलाते हैं, ठीक है, कोई शुगर डाल के पिला देंगे, ठीक है, पानी में, या कोई ऐसी चीज देते हैं ताकि क्या उसको ग्लूकोज हो सके। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस। अब ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो भी inhale कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स इनहेल करते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स पहले भी बता चुकी हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। ये अमजद हमीद, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, आगे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रही है और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और हम जो है वो बहुत सी इससे जो है ना वो हम अपनी फूड में, जो पौधे होते हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये हमें पता चल गया, लेकिन कैसे है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके पास बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक वर्ड होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब है लार्ज, यानी कि लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स इसके अंदर या न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी डेली कैलोरीज का, कैलोरी आप यहाँ पे कह लें एनर्जी, ठीक है, जो हमारी डेली जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना उसका 55% देती है। अगर यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ना डेली अपनी खुराक में, तो हमारी 55% डेली जो फूड की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो रही है। बाकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए। ठीक है, यानी कि बाकी 45% जितने भी बाकी चीजें आ जाती हैं वो सारी कवर करती हैं, लेकिन 55% कौन कवर कर रहा है? हैं। कौन ये
ग्लूकोज, कार्बो मैक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट कार्बो जरूरी है, ग्लूकोज, सारे कार्ब्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कार्ब ले रहे हैं। अच्छा, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज। ठीक है, ये नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यही प्रिंसिपल जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूज करके तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में आपने डिफरेंस याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज ऐड हो रही थी, फोटोसिंथेसिस मैम, फोटोसिंथेसिस में वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो रही थी, इसमें ठीक ग्लूकोज और ऑक्सीजन होगी। ठीक है, क्योंकि अब हम एनर्जी बना रहे हैं। अब वही वाला प्रोसेस आगे चल रहा है, वहां पे हमारे पास क्या बन गया था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना था ना एंड पे, जी मैम। बन गया था ना। अब उसी की आगे प्रोसेसिंग हो रही है, वो तो बन गया ठीक है, अब उसने यूटिलाइज किस तरीके से करना है, उसको एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। अब देखें, वापस वही चीज बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, और एंड पे ई जो लिखा हुआ है ना, ई का मतलब है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। ठीक है, एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उस फॉर्म में एनर्जी जो है वो प्लांट, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, वाटर में, और एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी, जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगी और हमें ताकत देगी। हम्म। आगे आ जाता है हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी, कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास एनर्जी सप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो सिंपल शुगर्स होती है ना, सिंपल शुगर्स आप कह लें कि ग्लूकोज हो गई, सुक्रोज हो गए, ठीक है, ये सारी आपके पास सिंपल शुगर्स होती हैं। ये सारी जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, मैम ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, जो ट्रैक्ट है जो जाता है उधर। मैंने कहा कहाँ से शुरू होते हैं, ये शुरू कहाँ से? फिजियो पढ़ रहे हैं ना, नहीं मैम, अभी नहीं। फिजियो नहीं स्टार्ट हुई एनो, अभी। नहीं एनाटॉमी, वो पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे बाद में फिर। ओके ठीक है, चलें आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली स्टमक के बाद स्टार्ट होता है। स्टमक के बाद जो सा हिस्सा होता है ना आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और उसके बाद जो है वो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है उसके बाद। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम का ये मतलब है कि वहां पे जहाँ पे डायरेक्ट ब्लड है, ठीक है, यानी कि खून में डायरेक्ट जाके शामिल होती हैं ये सिंपल शुगर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी, वहां से कहाँ पे जाएंगी, ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली खून में शामिल, वेजल्स तो होती है ना हर जगह पे आपकी, तो डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगी। लेकिन जो आपके पास डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, ये भी आपको आगे बताऊंगी, आगे आएंगे बल्कि। एक होते हैं मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब ये है कि उसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, डाइसेकेराइड का मतलब है 2 शुगर के मॉलिक्यूल है, पॉली का मतलब है मल्टीपल है, मोर देन 3। ठीक है, 3 से ज्यादा आपके पास उसके अंदर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा आ गया है जो डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो वो आपके पास डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकता, पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत छोटी होती है, वो बड़ी तो नहीं होती ना कि वो बड़े-बड़े कंपाउंड्स आपने देखा होगा आप जब खाना खाते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी तो होता है बाज़ औक़ात हम काफ़ी बड़ी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी रोटी हम खाते हैं, तो रोटी का निवाला तो बड़ा होता है थोड़ा, अगर हम चावल की बात करें तो चावल का तो एक दाना भी छोटा-सा होता है, ठीक है? अब रोटी बड़ी है तो उसके ज़रात किस तरीके से जाके हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होंगे, ठीक है? डाइजेस्ट होके जाएँगे मैम। हाँ, हाँ जी, डाइजेस्ट होके तो जाएँगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि बड़े कंपाउंड पहले छोटे में कन्वर्ट होंगे। यही बात मैं बता रही हूँ कि डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड कंपाउंड आ गया आपकी बॉडी के अंदर जो बड़े हैं, तो वो क्या होंगे कि पहले छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। छोटे कंपाउंड कौन से हैं? मोनोसैकेराइड यानी कि सिंगल शुगर यूनिट है। एक शुगर का मॉलिक्यूल है, एक कार्ब्स है उसके अंदर, ठीक है? उसमें कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाके प्रॉपर्ली बॉडी के अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब होंगे, ठीक है? अब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यानी कि कन्वर्जन ऑफ पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल इनटू द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि जब भी आप याद रखें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना तो एनर्जी गेन होती है, उसके लिए एनर्जी आपको चाहिए होती है। इस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है ना तो वो आपके वही आपको जो है वो आप ऐसा क्यों होता है कि आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर बड़ी ताकत आ जाती है एकदम से? वो इसी वज़ह से आ जाती है कि जब बड़े मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे उस टाइम आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? वो ताकत जो है आपके जिस्म को ताकत देती है जिसकी वज़ह से आप एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? अब ये मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्लड क्या कर लेते हैं अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में या लिविंग बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन। जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन कौन से हो गए? लिवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सारे हमारे पास जो है ना ऑर्गन है। इनकी मेजर कंस्ट्रक्शन में इनको बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? जिससे हमने देखा था कि प्लांट्स में क्या करते थे, सेल वॉल जो थी उसको बनाते थे ना, सेल वॉल की कंपोजिशन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की हुई हुई थी, ठीक है? इसमें क्या करते हैं कि जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं ना उसमें कुछ कुछ पोर्शन जो है वो कार्ब्स का शामिल होता है। आगे आता है असिस्ट इन बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट यूज किए जाते हैं क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत डिफिकल्ट होती है। कैल्शियम जो होती है ना वो बॉडी के अंदर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देती है यानी कि जमा होने शुरू कर देती है और पथरी बना देती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जितनी रिक्वायर अमाउंट है उतनी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तब ये सारी डेफिशिएंसीज़ होंगी। अगर जितनी अमाउंट रिक्वायर है वो प्रेज़ेंट है, तो उसमें जो है वो कोई मसला नहीं होगा, वो ईज़िली कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करवा देगी। इसके अलावा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ना बॉडी के अंदर, उसको ये कम करती है, ठीक है? ताकि कोई फैट्स की डिपोज़िशन ना हो, ठीक है? कोई ये फैट्स वग़ैरह जमे नहीं किसी जगह पे, ठीक है? तो उसके लिए जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको? फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फ्रेंडली फ्रेंडली इन नेचर होते हैं। अब फ्रेंडली इन नेचर का क्या मतलब है कि वो डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं यानी कि आपने जो फूड ली है ना तो उसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, उसको इजीली डाइजेस्ट करेंगे बॉडी के अंदर ताकि वो आराम से अपने सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो सके, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं यानी कि वो डेंजरस होते हैं, वो बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग जो फ्रेंडली बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि जितने भी आपके पास जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना तो उनको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अपनी डाइजेशन को ईज़िली करवा सकते हैं। इसके अलावा आता है कि बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस वाटर और मिनरल यानी कि बॉडी के अंदर कितना वाटर हमें चाहिए, इसके अलावा कितने जो है वो सॉल्ट्स चाहिए, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें हमें बॉडी के अंदर चाहिए होती हैं। जिंक हो गया, ठीक है? कितने अमाउंट में चाहिए,
कितने अमाउंट में हमें जो है ये मिनरल बॉडी के अंदर चाहिए, उसका बैलेंस जो है मेंटेन रखते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आप लोग सुटिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें आइसोटोनिसिटी पढ़ा है आप लोगों ने? जी मैम पता। तो उसमें आप क्या करते हैं, ये करते हैं ना कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है बैलेंस देखते हैं कि किस तरीके से जी वो आपस में जो है वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, बैलेंस होंगे। तो वाटर मैकेनिज्म वो फॉलो होता है आइसोटोनिसिटी का, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसको सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ताकि वो वाटर और मिनरल्स जो है उनको बैलेंस कर सके। आगे आ जाते हैं स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पहले भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो टेस्टलेस होंगे या लेस स्वीट इन टेस्ट होंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमारे पास होता है ना वो मॉलिक्यूलर मास जिनका कम है, ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, जिनका कम मॉलिक्यूलर मास होता है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वो ज़्यादा मीठे होंगे। यानी कि अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें, इसका मतलब है ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूलर मास कम है, तब भी तो वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि उसकी मॉलिक्यूल की कॉम्पैक्टनेस आपस में जो जुड़े हुए हैं वो चीज़ ज़्यादा हो जाए, उसका मास इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ कर जाएगा तो स्वीटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये रिलेशन याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो स्वीटनेस क्या होगी? कम होगी, हुँ, कम हो जाएगी मैम। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है इनका। आगे कह रहे हैं कि फ्रूट्स में जो है ना, वो जो स्वीटनेस होती है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, ठीक है। टाइम टू टाइम वेरी करने का क्या मतलब है कि कुछ फ्रूट्स आपके पास, अगर आप सेब की बात करें, एप्पल, उसमें क्या होता है, कुछ एप्पल जो है वो मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से, मॉलिक्यूलर मास की वजह से, कि अगर उसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका मतलब है वो सेब आपके पास मीठा होगा, ये जो भी फ्रूट आप खा रहे हैं वो मीठा होगा। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो वो आपके पास क्या होगा? कम मीठा होगा, ये तुरश होगा, ठीक है? हुँ। फ्रूट्स राइपन का मतलब होता है पकना, जब जो है वो, ये क्या कहते हैं इसको, फ्रूट्स जो है ना वो पक जाते हैं, ठीक है। जैसे बनाना और एप्पल की उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि राइपनिंग जो है वो स्टार्च कन्वर्टेड इनटू, स्टार्च जो है वो किसमें, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल शुगर्स में, यानी कि मोनोसैकेराइड में, सिंपल यूनिट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। काफ़ी है? जी मैम काफ़ी है।